तो इस तरह से एटॉमिक मास के यूनिट के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ एटम और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एटम का मॉलिक्यूलर मास लिख दे रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला। ठीक, और आप लोगों को यार ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लेना। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कार्बन का हो गया 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, फास्फोरस का 31, इसी तरह से सल्फर का 32 और आर्गन का 40, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39, आयरन का 56, कॉपर का 63.5। तो ये सब कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। और भी इसके अलावा देखो यार, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो ये सब कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास आप लोग को आगे चलकर यूज पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग ये चीज याद कर लेना। अब हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से, तो ये सब क्या एटॉमिक मास है, मतलब ये सब क्या दिख रहा है, सिंगल एटम दिख रहा है ना, तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास कर देंगे। लेकिन यदि कहीं मॉलिक्यूल आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग उसे मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। जैसे मैं मान लो H2 ले लेता हूँ, H2 क्या एटम है या मॉलिक्यूल है, तो ध्यान में रखना यार, यदि कभी भी ग्रुप ऑफ एटम्स दिख जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल कह देंगे। क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल कह देंगे। तो ये H2 दिख रहा है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम आ गया, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल कह देंगे। अब मान लो यार मुझे इसका मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो इसका जो मास होगा उसे मैं मॉलिक्यूलर मास कहूंगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात की जाए तो 1 बोलेंगे, हीलियम का एटॉमिक मास की बात की जाए तो 4, कार्बन के एटॉमिक मास की बात की जाए 12, नाइट्रोजन का 14। मतलब ये सब जो दिख रहा ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से निकालेंगे इसे, तो देखिए हाइड्रोजन H2 में क्या हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। एक एटम का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना आ जाएगा, 1 × 2 2, वेरी सिंपल। इसी तरह से मान लिया O2 का मास हमें मेजर करना हो, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, तो यार एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, देख लिया उधर से, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 32, वेरी सिंपल। इसी तरह से N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर टर्म यूज होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम दिख रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से 14 एक का होता है तो 2 एटम का कितना हो गया 28, क्लियर। इसी तरह से मान लिया मैं CH4 का मास निकालना चाहता हूँ, CH4 का कितना हो जाएगा, तो CH4 में एक एटम कार्बन का है, 4 एटम हाइड्रोजन का है, कार्बन के एक एटम का मास 12, हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, हमें पता है एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन एटम आ गया तो कितना मास हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 + 4 कितना हो गया 16। इसी तरह से H2O को तो यार आप लोगों को याद ही होगा, H2O का कितना हो जाएगा 2 + 16 कितना हो गया 18, 18 हो गया। ठीक, इसी तरह से और भी मैं कुछ मॉलिक्यूल का निकाल लेता हूँ। NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14 + 3 17 हो जाएगा। और इसी तरह से देख लो यार C6 देख लो यार, ये सब जो अभी लिख रहे हैं ग्लूकोज का फार्मूला है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, सॉल्यूशन चैप्टर में बार यूज होगा, इसलिए इसका आप लोग रट ही लेना मॉलिक्यूलर मास C6H12O6। तो यहाँ पे 6 कार्बन, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम है, 6 कार्बन एटम का मास हो जाएगा 12 × 6, हाइड्रोजन का 12 एटम का मास हो जाएगा 1 × 12, ऑक्सीजन का 6 एटम का मास हो जाएगा 16 × 6। तो इस तरह से इसका मास जो आता है वो 180 आता है, ये आप लोग याद भी कर लेना, ठीक है ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये सॉल्यूशन में बार हर क्वेश्चन में आप लोग को दिख जाएगा। इसी तरह से C12H22O11, ये क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में यूज होगा वो NH2CONH2, ये किसका फार्मूला है आप लोगों को पता होगा, यूरिया का फार्मूला। ठीक, और इसका आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आ जाता है 60। तो ये सब आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, बहुत बार आप लोगों का यूज होने वाला है। ये 3 तो आप लोग खासकर याद कर ही लेना, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342 एंड यूरिया का 60, बहुत बार यूज होने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए याद देखो यार, इस 3 चीज को मैंने अलग से हाईलाइट करके बता दिया आप लोग। ठीक, इसी तरह से मान लो यार कभी CuSO4.5H2O, ये क्या है, ब्लू विट्रियोल है। ठीक है, इसका जैसे मास निकालना हो जाए, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या, वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो जस्ट एब्जॉर्ब्ड है CuSO4 के मॉलिक्यूल में। तो इस तरह के मॉलिक्यूल का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, Cu का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.5, देखिए उधर सब कुछ लिख दिए। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 60, 4 एटम का मास कितना हो जाएगा 16 × 4 64 प्लस 5H2। अब देखो यार .5H2 इसका क्या करें सर, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना,
एक H2O का मास कितना होता है, एक H2O का मास, तो एक H2O का मास होता है 18। यहाँ पे कितना H2O दिख रहा है, 5 H2O दिख रहा है। 5 H2O का मास क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5 कितना 90, तो यह जगह 5 इंटू 80 90। तो इस तरह से इसे यदि मैं जोड़ता हूं तो ये 249.5 आ जाएगा। ठीक, ये आप लोग कर लेना कैलकुलेट। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत आगे जाएगी नहीं। लेकिन यार ये एटॉमिक मास जरूर याद कर लेना, क्योंकि यार ये सब याद नहीं है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने में कोई मतलब ही नहीं बनता। और इधर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये 3 का तो मॉलिक्यूलर मास याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है चैप्टर में। ठीक, तो अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो मोल का कैलकुलेशन पे आता। अब चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हम लोग पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोल्स को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखो यार, अभी हम मोल्स के बारे में एक चीज समझा है तुम लोगों को। जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का यदि मैं एटॉमिक मास 12 ग्राम लिखूं और एक मैं मॉलिक्यूल को ले लेता H2O ले लेता 18 ग्राम। ठीक, अब ये बताओ ये 12 ग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या 12 ग्राम कार्बन के एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम होगा? ना, बिल्कुल नहीं सर। ये कार्बन के कितने मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल कार्बन एटम्स के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मोल कार्बन एटम्स का मास का मतलब कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से H2O का मास 12 ग्राम। क्या सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मास को 12 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है? ना, कितने के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है 18 ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या सर? 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या? जब भी 1 मोल बोला जाए तो आपके नंबर में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम होगा। मतलब यदि मैं वाटर का 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स लेता हूं और उसका मास मेजर करूं तो वो 18 ग्राम आएगा, एक सिंगल एटम का नहीं। हाँ, यदि मान ले यार पूछ दिया जाए आपसे कि H2O का एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं, यू लगा देना, यू बन गया यार सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल का मास। ठीक, इसी तरह से मान लिया CO2 का 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो 12 प्लस इसको आप जोड़ो 32, कितना आ जाता है 44। तो यदि आपसे एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो 14U। लेकिन यदि हम 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास पूछे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का पूछे तो 44 ग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड यार। ठीक, तो अब हम लोग मोल्स के कैलकुलेशन पे समझते हैं। तो देखो यार, मैं यहाँ पे 3 फार्मूला लिख रहा हूँ, इसी 3 फार्मूले से आपका हर तरह का मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, किसी भी तरह से क्वेश्चन में दिया हो आप मोल कैलकुलेट कर पाओगे केवल इस 3 फार्मूले से। फर्स्ट जो है N इक्वल टू W/m। W क्या होता है यहाँ पे? वेट और मास, जो भी बोलो, वेट इन ग्राम, और यह गिवन मास, इसको गिवन वेट बोल देते हैं, गिवन वेट, और वो भी ग्राम में। M क्या होता है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। देखिए ये फार्मूला एटम के लिए भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स के लिए भी लगा सकते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। इधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं। सेकंड फार्मूला है N इक्वल टू P अपॉन N है। यहाँ पे P क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। मतलब P, जैसे मान ले यार हमें बोल दिया गया है कि 10 एटम का में कितना मोल आएगा, तो 10 एटम बोला गया है, तो 10 एटम का मतलब P का वैल्यू हमें 10 ले लेना। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में कितने मोल्स आएंगे? तो यदि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बोल दिया जाए तो P का वैल्यू 100 ले लेंगे। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे ही हम यहाँ पे P कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात यार। Na क्या होता है? Na अवोगाड्रो नंबर होता है, जिसका वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर 23 लेना है आपको। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आपको यूज करना, एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं है। 6.022 होता है, जहां जरूरत पड़े आप 6.022 ले लो, बाकी जगह आप 6 इंटू 10 का पावर 23 लेकर काम कर सकते हो। ठीक, तो ये सेकंड फार्मूला हो गया। N क्या है जान लो ना, N नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, यानी N जो है वही है मोल्स हमारा। थर्ड फार्मूला मोल्स निकालने के लिए आपके पास ये है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक, अब यहाँ पे V जो है वो वॉल्यूम इन लीटर है। क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीटर यूनिट में होना वॉल्यूम। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ये फार्मूला जो है वैलिड है ओनली एट STP। कहाँ वैलिड है? ओनली एट STP। एक्चुअली ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है ना, ये फार्मूला आता है आइडियल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल टू nRT।
एसटीपी का मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए। तो जब भी प्रेशर 1 atm टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है या फिर आपको लिखा गया एसटीपी कंडीशन है, तो ही आप मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक, तो इस तरह से एक्चुअली ये जो फार्मूला आया वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस वाले यदि फार्मूला में प्रेशर 1 atm पुट कर दूँ, वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दूँ, मोल्स निकालना चाहते हैं, आर का वैल्यू मान लो लीटर atm में मैं पुट कर देता हूँ। ये आप लोगों को याद रखना, आगे आर यूज आएगा। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर यदि एसटीपी कंडीशन दिया है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273। तो इस तरह से n इक्वल टू जो आएगा वो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन ये वैल्यू यदि तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये 22.4 आ जाता है। तो इसलिए n का वैल्यू जो है वो ये आ जाता है। समझ में आया? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लो। अब मैं एक एक करके ये फॉर्मूला समझा देता हूं कि कैसे आया। देखिए पहले फार्मूला पे हम लोग आते हैं। अच्छा मान ले यार किसी भी, जैसे मैं कार्बन का लिखता हूं 12 ग्राम। अब ये बताओ ये जो 12 ग्राम जो मास दिख रहा है ये कितने आइटम का मास है, कितने एटम का मास है 12 ग्राम? क्या एक एटम का मास है, 10 एटम का, 100 एटम का, कितने एटम का मास है? ये एक्चुअली 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स का मास है 12 ग्राम। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मास 12 ग्राम है ये 1 मोल कार्बन एटम का मास है। कितने एटम का मास है? 1 मोल एटम का मास है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं यदि 12 ग्राम में कार्बन लूं तो इसमें कितना मोल्स कार्बन आएगा ये मैं बता सकता। यदि पूछ दिया जाए कि 12 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो यार मैं बोल सकता हूं इसमें 1 मोल प्रेजेंट होगा। बोल सकता कि नहीं बोल सकता? 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल आएंगे? कार्बन 1 मोल आएगा, क्योंकि हमें पता था ये 1 मोल का मास है 12 ग्राम। इसी तरह से यदि मैं पूछ दूं W ग्राम यदि मैं कार्बन ले लूं तो W ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे कार्बन के? तो यार जस्ट यूनिटरी मेथड आप लोग यार याद रखना, जब भी A में B पूछा जाए तो C में कितना, तो B/A इंटू यही ना करता यूनिटरी मेथड में। बचपन से तो पढ़ते आए हो यार, 10 रुपये में 5 पेन मिल रहा है तो 2 रुपये में कितना पेन मिलेगा, इस तरह का सवाल तो करते ही आए हो। तो बस वही चीज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 12 कार्बन में यदि 1 मोल आता है तो W ग्राम कार्बन में कितना मोल आएगा? तो 1/12 गुना W, मतलब यहाँ पे क्या होगा W/12, यही क्या हो गया? मोल हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जो 12 ग्राम था ये क्या था? एटॉमिक मास था। क्या था? एटॉमिक मास था। यदि 12 ग्राम के जगह पे मैं मान लो 14 ग्राम 6 कोई भी मॉलिक्यूलर मास ले ले, मैं किसी भी एटम के लिए बात करूं तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में कितना मोल होता है सब्सटेंस का? 1 मोल होता है। यदि मैं नाइट्रोजन के केस की बात करूं और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम में बताओ नाइट्रोजन का कितना मोल्स होगा? कितना मोल्स होगा बता जरा। तो यार मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल होगा। इसी तरह से यार मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लेता हूं 16 ग्राम और मैं सवाल करता हूं कि इस 16 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना मोल्स होगा? क्या बोलोगे? 1 मोल्स होगा। चल यार ये तो मॉलिक्यूल की बात हो, एटम की बात होगी। मैं मॉलिक्यूल की बात कर लेता थोड़ा। H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम। मैं आपसे पूछ देता कि 18 ग्राम में H2O का कितना मोल आ जाएगा, तो यार ये 18 ग्राम जो होगा वो इसके मॉलिक्यूलर इसके 1 मोल का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये 18 ग्राम क्या मॉलिक्यूलर मास है ना, इसका मतलब ये क्या है 18 ग्राम जो है वो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 18 ग्राम में 1 मोल आएगा वाटर का। तो एक जनरल स्टेटमेंट में बना के नहीं लिख सकता ऐसा क्या? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि किसी भी सब्सटेंस का यदि m ग्राम लेते हैं, m क्या है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। जैसे नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, H2O का 18। यदि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हम लोग लिए हैं तो उसमें कितने मोल्स आएंगे उस सब्सटेंस का? हमेशा याद रखिएगा कितना मोल्स आएगा? 1 मोल आएगा। कोई दिक्कत? तो यदि m ग्राम लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तुम नाइट्रोजन का 14 ग्राम ले लो तो 1 मोल हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए 1 मोल के लिए कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 16 ग्राम। H2O के लिए 18 ग्राम में 1 मोल आएगा। मतलब जो इसका एटॉमिक मास है जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो 1 मोल के बराबर होगा। तो इस तरह से आप बताओ यार यदि W ग्राम ले लेते हैं तो W ग्राम में कितना मोल आ जाएगा? तो यूनिटरी मेथड लगा दो यार, 1/m इंटू W, यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक फार्मूला मिल गया N = W/m। यहाँ पे ध्यान रखना W जो होता है वेट ग्राम में होता है और मॉलिक्यूलर मास तो आपको ग्राम में पुट करना होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया। सेकंड और थर्ड वाले फार्मूला को तो यहीं से मैंने समझ लिया कि किस तरह से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से आ गया। प्रेशर का वैल्यू 1 atm पुट कर दिया, टेम्परेचर का वैल्यू 273 पुट कर दिया, तो इस तरह से n का वैल्यू आ गया वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये तीसरा वाला भी फार्मूला एक तरह से समझ लिया, केवल बच गया सेकंड वाला। तो चलिए मैं सेकंड भी समझा देता हूँ। देखिए सेकंड वाले में क्या है, हमें पता है क्या पता है? यदि किसी का भी Na सब्सटेंस लेते हैं, किसी भी
एटम्स या मॉलिक्यूल का Na पार्टिकल्स लेते हैं तो ऐसे में वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। मतलब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स की जगह पे एटम्स मॉलिक्यूल्स या कुछ भी बोल लो, तो 6 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स के किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि मैं P नंबर ऑफ एटम्स ले ले किसी का तो उसमें कितना मोल आएगा यार, बड़ा इजी सवाल हो गया। इतने में यदि 1 मोल आ रहा है तो P में कितने मोल्स आएंगे, मैं क्या होगा 1/6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू P, इतना ही मोल आएंगे ना। तो इस तरह से हमें n इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या गया P अपॉन दिस मच को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो n इक्वल टू हमारा ये फार्मूला बन गया P अपॉन Na। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से हम लोग तीनों फार्मूला निकालना मतलब तीनों फार्मूला सीख गए। आपको ये तीनों फार्मूला मोल्स का याद होना चाहिए। फर्स्ट फार्मूला मोल्स के लिए W बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला क्या है P अपॉन Na, जहां P क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। थर्ड फार्मूला क्या है, N इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद मोल्स का कोई भी प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, तो चलिए यार अब हम लोग इस पे कुछ बेस्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे कि आपको मोल्स निकालने में फिर आगे चलकर कोई दिक्कत ही ना हो, क्योंकि यार पूरा का पूरा जो खेल है ना सॉल्यूशन में वो केवल और केवल मोल्स पे ही बेस्ड है। सबसे पहला चीज तो आपको मोल्स निकालने आना चाहिए, ठीक, और हर चीज मोल से रिलेटेड है, सॉल्यूशन में हर एक चीज मोल से रिलेटेड है। इसलिए आप लोग यार एकदम अच्छे से ये चीज को मतलब समझ के पढ़ना, और कोई भी चीज छापना मत यार, छापने से पहले 2 बार सोचना, उसके बाद आप लोग नोट करना छापना, समझे ना। तो इसे यार दिमाग कहीं और है और हाथ कहीं और चल रहा है, ऐसा काम मत करना। दिमाग और हाथ दोनों एक साथ काम करना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा और तभी जाके समझ में आएगा। ठीक, चल आप नोट कर ले तू लोग यार। तो यार अब हम लोग चल यार मोल पे कुछ बेस्ट कैलकुलेशन यानी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिससे कि मोल्स का जो कैलकुलेशन में आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे यार कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है इस वाले में, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देख यार ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, आप लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या, मोल्स कैलकुलेट करना, केवल और केवल क्या करना, मोल्स कैलकुलेट करना। और तुम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन से याद रखिएगा, जब भी सर क्वेश्चन देते आपको क्या करना, वीडियो पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना, फिर आपको आंसर पे आना हमारे। कुछ बच्चा लोग यार काम चोर होता है और हम जानते हैं तुम लोगों को, इसलिए ऐसा नहीं कि यार सर बनाएंगे ना उसके बाद हम सीधा, तो देखिए ये सब तुम लोगों को काम नहीं करना, ठीक है ना। तुम लोगों को सर का वेट नहीं करना, तुम लोगों को खुद से बनाना है, उसके बाद हमारे आंसर पे आना, ठीक, तभी जाके एक सही तरीके से स्टडी हो पाएगा। यदि ऐसे सोच रहे हो कि सर तो बना ही देंगे, यार ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखने का, एकदम ईमानदारी से खुद से बनाओ, उसके बाद हमारे आंसर पे आना आप लोग। 36 ग्राम कार्बन एटम, 36 ग्राम एटम का मोल्स निकालना। देखिए मोल्स निकालने के लिए आपको वही 3 फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट फार्मूला क्या था, W बाय M, W क्या था, गिवन मास, और कैपिटल M नीचे क्या था, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास था। तो यहाँ पे N इक्वल टू W बाय M। अब बताओ ये 36 ग्राम, आपको देखो 2 चीज पहचानना पड़ेगा, एक तो W किसको लेना है और कैपिटल M किसको लेना है। तो देखिए कैपिटल M जो है ना वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है और वो वैल्यू फिक्स होता है। मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन एटम कह दिया ना, कार्बन एटम कहते ही M फिक्स हो गया, और M हम लोग क्या ले लेंगे, कार्बन एटम है ना, एटम के लिए क्या ले लेंगे, 12 ग्राम ले लेंगे। तो M का वैल्यू तो फिक्स हो गया। यदि हाइड्रोजन एटम दे दिया, M का वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। यदि नाइट्रोजन एटम दे दे, M का वैल्यू क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे दे, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और N2 का मास हमें पता है, कितना पता है, 28 पता है। तो इसलिए यार यदि एटम और मॉलिक्यूल दे दिया गया तो आप कैपिटल M आसानी से निकाल ही लोगे, ठीक। लेकिन यदि W नहीं दिया तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कार्बन एटम का कितना मास दिया है, 36 ग्राम कार्बन एटम का मास दिया। चल जाए तो मोल्स निकालते हैं, W का वैल्यू कितना 36, कैपिटल M कार्बन एटम के लिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। 16 ग्राम हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम है तो N इक्वल टू अगेन हीलियम एटम के लिए कैपिटल M का वैल्यू फिक्स हो चुका, हीलियम एटम कैपिटल M एटॉमिक मास फिक्स हो चुका, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये सब चीज याद होना चाहिए। मैंने पहले जो लिख दिया था ना वैल्यू, ये याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है ना। 4 ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 16 ग्राम दिया हुआ तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16/4 कितना आ गया, 4, ठीक। अभी बिल्कुल यार मैं बच्चों की तरह इजी क्वेश्चन दिया था आप लोग को मोल्स निकालने में कहीं प्रॉब्लम ना जाए। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया है तो कैपिटल M क्या वैल्यू पुट करेंगे, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या, O या O2 दोनों में से क्या लेंगे। तो यार ऑक्सीजन गैस कहा गया, अब बताओ ऑक्सीजन गैस क्या O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बताओ
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल फॉर्म होता है ना O2, ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो इसीलिए O एटम हम नहीं ले सकते, O2 हमें लेना पड़ेगा। और O2 यदि ले रहे हैं तो कितना मॉलिक्यूल मास हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात। अब ऊपर क्या 96, तो 96 पुट कर दो। ये कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, मतलब कितना मोल आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से 112 ग्राम ऑफ N2 है। 100 देखिए थोड़ा कचरा हो रहा है, आप लोग समझ लेना यार। 112 ग्राम N2 के लिए क्या आ जाएगा वैल्यू बताओ यार? तो देखिए N2 है तो नीचे कितना आ जाएगा? 28। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 112। या कट रहा है, काट दो। 28 के टेबल में 4 जा चला जाएगा, कितना आ गया? 4 मोल्स आ गया। देख रहे हो ना कितना आसान है। बस आपको वेट और कैपिटल M ये दो चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ W पुट करना, कहाँ कैपिटल M पुट करना, उसके बाद आपका प्रॉब्लम यू ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया? 12 × 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ मॉलिक्यूल्स हटा दो, यहाँ पे H2, तो इतने मॉलिक्यूल्स H2 के, तो ये किसके कितने मोल्स के बराबर होगा? तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है ना, ये जो वैल्यू दिया है ये क्या दिया? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है। तो ये जो वैल्यू दिया ये क्या दिया? P का वैल्यू दिया। सेकंड फार्मूला याद करो, N = P/Na बताया था ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? N = P/Na। अब P का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 12 × 10 का पावर 20। और Na का वैल्यू कितना ले लेंगे? तो Na का वैल्यू यार फिक्स होता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बातें नहीं है। तो इस तरह से बताया, ये 6 से 2 जा कट गया, ये 3 जा कट जाएगा, मतलब 2 × 10 का पावर कितना आ गया? -3। कोई दिक्कत? समझ में आया ना क्या क्या किया? ये जो बस आपको पहचाना, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। यदि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो वो P का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना? और नीचे Na तो फिक्स होता है यार 6 × 10 का पावर 23। इसके बाद 24 × 10 का पावर 25 है ये, ठीक है ना यार? कंफ्यूजन हो रहा हो सकता है देखने में। ये 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है। तो ऐसे केस में बता यार N का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो अगेन ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये बता यार ऊपर क्या आ जाएगा? 24 × 10 का पावर 25। और नीचे क्या आ जाएगा? CH4 है, CH4 का मास कितना? 16 हो जाता है। तो अब यार वैल्यू कितना आ जाता है ये? अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P/Na। Na का वैल्यू कितना? 6 × 10 का पावर 23। तो ये 6 जा 4 जा और ये 2 जा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छी बात है यार। चल तो ये चीज अब मैं मिटा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन हम लोग आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? खुद से आप लोगों को सॉल्व करना, फिर देखो यार कितना आप लोगों का सही कितना गलत हो रहा है, तब तो जाके तुम लोग सीख पाओगे। यदि ऐसा सोच रहे हो सर सॉल्व कर देंगे और हम लोग के दिमाग में सब सेट हो जाएगा, तो यार ऐसा नहीं होता, ये सब चीज भूल जाओ तुम लोग। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए यार कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छा मिलेगा। 5.6 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, 7 नंबर मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना यार? तुम लोग देखते चलना यार। 5.6 लीटर। अब देखिए STP दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। STP दिया है और वॉल्यूम ऑफ गैस दिया, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? थर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। थर्ड फार्मूला क्या था? मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लगा। कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया? 5.6 बटा में 22.4, ये वैल्यू कट के कितना आ जाता है? 1/4 मोल्स। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाए। 11.2 लीटर ऑफ H2O वेपर। देखिए H2O वेपर मतलब क्या? गैस दिया हुआ है एट 273 केल्विन 1 atm प्रेशर। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? STP कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा। यदि STP कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो N = क्या हो जाएगा? 11.2 अपॉन कितना बोल देंगे? 22.4। तो इस तरह से वैल्यू कितना कट के आ जाएगा? 1/2। फिर इस तरह से क्या आ जाएगा? 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर, तो क्या 1, अब मोल्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ध्यान दो तो। 1 kg ऑफ वाटर दिया है, तो 1 kg ऑफ वाटर तो N = W/m वाला फार्मूला यूज होगा। समझ आ रहा है? तो W/m। अब W क्या 1 ले ले और M कैपिटल 18 ले ले, क्या 1/18 लिख दे? ऐसा यदि करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये 1 kg है। अब बता यार जो वेट लेते हैं वो kg में लेते हैं क्या? नहीं, W जो होता है वो किस यूनिट में होता है? ग्राम में होता है। इसलिए यदि कहीं kg में दिया है तो उसको पहले आप किस यूनिट में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में कन्वर्ट करोगे। समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। तो इसलिए यहाँ पे 1 kg नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। ओके, गॉट इट? वेरी गुड। तो इस तरह से कितना वैल्यू हो जाएगा? 55.55 मोल्स। क्लियर? बहुत अच्छी बात। 10वें नंबर पे आ जाए यार। 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अगेन यहाँ पे वेट दिया, यदि वेट दिया तो 30 अपॉन यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो जस्ट अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने सिखाया था। यूरिया का बोला था याद कर लेने के लिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी लिख दे रहा हूँ।
0.5। तीन चीज का तो यार याद रखना, यूरिया का 60, ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। ठीक, तो इस तरह से ये यूरिया का भी मोल्स आ गया। लास्ट क्या बचा है 54 ml ऑफ वाटर। मैं यहीं पे बना देता हूँ। चल 54 ml वाटर दिया हुआ है, क्या मैं 54 ml वाटर को कौन सा फार्मूला पहले लगाऊंगा ये जरा सोचो। क्या मैं वॉल्यूम दिया है तो n इक्वल टू वी अपॉन 22.4 लगा सकता, सोचो जरा। तो यार ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग थर्ड फार्मूला जो मोल्स का था वो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहाँ पे एसटीपी कंडीशन नहीं दिया है, तो इसलिए गलती कर देते हैं बच्चे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि एसटीपी कंडीशन दिया या फिर कुछ ऐसा लिखा 273 केल्विन 1 atm प्रेशर लिखा है, तभी आपको थर्ड फार्मूला यूज करना, अदरवाइज ये चीज आपको यूज नहीं करना। ठीक, तो अब बात आती है कि सर यहाँ पे एसटीपी नहीं दिया तो अब वॉल्यूम दिया है, तो ऐसा तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। तो ध्यान दे यार, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, बहुत बार डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं होता है, इसलिए यदि नहीं भी गिवन हो तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर ml होता है, और यदि केजी में बात करें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी दिया जाए तो आप लोगों को खुद से लेना पड़ेगा। तो फिलहाल डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर ml होता है। तो यदि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, तो मास ऑफ वाटर नहीं निकाला जा सकता है क्या? निकाल सकते हो ना यार। तो चलो निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया 1 ग्राम, W बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया 54 ml, तो यहाँ से W कितना आ गया 54 ग्राम आ गया। आया कि नहीं आया 54 ग्राम? आ गया ना। चल, तो यदि W आ गया 54 ग्राम तो अब मोल्स नहीं निकाला जा सकता है, तो W बाय M, W 54 और कैपिटल M कितना, वाटर है, वाटर के लिए तो कैपिटल M 18 ही रहने वाला। ठीक, वो गैस में हो लिक्विड में हो, किसी भी स्टेट में वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा 18 ही रहेगा। तो इसलिए आंसर कितना आ गया 3, सॉरी कितना आ गया मोल्स 3। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों को छोटी छोटी गलती नहीं करना है। मतलब यदि वेट यदि कहीं दिख रहा है केजी में तो उसको ग्राम में पुट करना होता है मोल्स के फार्मूला में। बहुत बार आपको यूनिट एसटीपी नहीं दिखता है, एसटीपी नहीं दिखे तो वॉल्यूम होने पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम थर्ड फार्मूला लगा देंगे। थर्ड फार्मूला तभी लगाना है जब आपको एसटीपी क्वेश्चन में दिखे तब, अदरवाइज आपको लगाना नहीं है। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो मोल्स का से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है, बेसिक से प्रॉब्लम, वो आप लोग तो अब निकाल ही लोगे। ठीक, तो चलिए ये चीज आप लोग नोट कर लो और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं, मोल से रिलेटेड किस तरह से पूछा जाता है। अभी जो जस्ट हमने देखा उसमें बस ये देखा कि मोल्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमने आपको 3 फार्मूला बताया, उस 3 फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना ये अभी आपने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अलग अलग तरह से यदि क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके दे दे तो आपको किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी मैं देखो यार मोल्स ज्यादा डिटेल्स में देखा जाए तो फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना आपका सॉल्यूशन में काम चल जाएगा। ठीक, बस ये है कि जो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़े तो उनको इतना है कि यार इतना नॉलेज हो जाएगा कि सॉल्यूशन या आगे किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक, तो चलिए यार हम लोग कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम मोल से रिलेटेड कर लेते हैं। हम सवाल लिखते चल रहे हैं, आप लोग को तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना है। कैलकुलेट वेट ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। 5 मोल्स ऑफ वाटर का वेट आपको निकालना, वेट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया 5 मोल्स दिया है। 5 मोल्स का मतलब क्या दिया, n का वैल्यू दिया है, n इक्वल टू क्या होता है W अपॉन m होता है। कोई दिक्कत नहीं। n का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 5, n का वैल्यू दिया 5। वेट हमें निकालना है, वेट निकालना है कैपिटल M। यदि वाटर लिखा है तो कैपिटल M का वैल्यू कितना फिक्स हो गया ना हमारा, M का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो यदि कभी एटम या मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो ऐसे केस में M का वैल्यू फिक्स हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 18। तो इस तरह से W का वैल्यू कितना हो गया 18 × 5 कितना हो गया 90 ग्राम। समझ में आ रहा है किस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 2-4 और प्रॉब्लम इस पे बेस्ड देख ले। कैलकुलेट मोल्स ऑफ, सॉरी मोल्स नहीं, कैलकुलेट वेट्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ CH4। CH4 के 5 मोल्स का वेट कितना होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू W/m लगा देंगे। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, देखो 5 मोल्स लिखा है, ये 5 मोल्स लिखा तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। CH4 दे दिया है, CH4 देते ही कैपिटल M का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। मीथेन के लिए कैपिटल M का वैल्यू कितना होगा 12 + 4 16। ठीक, तो इस तरह से यदि ये वैल्यू भी पता चल गया 16। क्या वेट हमें पता है, वेट ऑफ, तो वेट नहीं पता तो यहाँ से वेट नहीं आ जाएगा, वेट कितना हो जाएगा 80 ग्राम आ जाए। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms present in, calculate number of atoms present in 2 moles of hydrogen gas sample।
ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस सैंपल। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस का कितना मोल्स दिया है, 2 मोल्स दिया। अब बताओ हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जरा सोचो, फर्स्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, सेकंड लगाना पड़ेगा या थर्ड फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये जरा सोचो तो क्या लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, सेकंड फार्मूला। कौन सा, सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या था मोल्स के लिए, n = P/Na। तो यहाँ पे हम लोग n = P/Na लगाएंगे। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया 2 मोल्स, तो n का वैल्यू पे 2 रख देंगे। p क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ तो वही चीज हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे p का p और na का वैल्यू तो यार फिक्स होता है। na का वैल्यू आपको क्या लेना होता है, ऑलवेज 6 × 10⁻23। ये ऑलवेज आपका n का वैल्यू यही होगा। तो इस तरह से p का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 2 × दिस मच, दैट इज 12 × 10⁻23। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग को यदि मोल्स दिया हो और वेट, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोल दिया जाए तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलो और कुछ चीज देख लेते हैं यार। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन एटम। ये सवाल आपके पास नेक्स्ट है। मतलब ये कि आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे कार्बन एटम देख लिया, यहाँ पे मॉलिक्यूल का बात नहीं हो रहा, यहाँ बात किसका हो रहा, कार्बन एटम का बात हो रहा है। ठीक, अब आपको कार्बन एटम का वेट कितना दिया है, 24 ग्राम। तो इस 24 ग्राम कार्बन एटम में कितना प्रेजेंट होगा, मतलब हमारे पास 24 ग्राम कार्बन एटम प्रेजेंट है। आपको बताना क्या है, उसमें कितना एटम्स प्रेजेंट होगा, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो यार कितने कार्बन एटम होगा, इस चीज को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यार, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना, पहले निकालना क्या चाहिए यार, पहले ये डिसाइड कर लो। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना उसमें सबसे पहले निकालना किस चीज को, ये चीज को आपको पहले पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, हमें P निकालना है। और P कौन से फार्मूला था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किस फार्मूला में P आता था, तो सेकंड वाले फार्मूले में आता था, n = P/Na वाले में आता था। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दैट इज P निकालना, जो कि सेकंड वाले में आएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे कार्बन एटम का 24 ग्राम दिया, तो n निकालेंगे। n क्या हो जाएगा, W/m। अब बताइए W का वैल्यू कितना, 24, m का वैल्यू कितना, 12। तो इस तरह से कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ से हमें मोल्स पता चल गया, कितना, 2 मोल्स होता है। ये चीज तो पता चल गया। अब हम लोग को मोल्स यदि पता चल गया तो नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चल जाएगा क्या, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना यार, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से n = क्या हो जाएगा, P/Na। तो n का वैल्यू क्या ले बताओ यार, n का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाला ना 2, और P/Na, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है बताओ, P का निकालना यार हमें। और Na का वैल्यू तो यार फिक्स होता है 6 × 10⁻23। तो इस तरह से P जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 10⁻23। मतलब यदि तुम्हारे पास 24 ग्राम कार्बन एटम का सैंपल है, तो 24 ग्राम कार्बन एटम है तो उसमें कितने एटम्स कार्बन के प्रेजेंट होगा ये हम बता सकते हैं। देख लो यार कितना वैल्यू आ रहा है, 12 × 10⁻23। मतलब उस 24 ग्राम कार्बन एटम में 12 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का क्या मतलब था। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। देखो यार, हर चीज को मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा होता है उसको आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब आप लोगों को वो चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। केवल आपको क्वेश्चन फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर देना है, उस चीज को आपको दिखना भी चाहिए, तब तो जाके आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा केमिस्ट्री में। यदि सोच रहे फार्मूला लगा के हम आंसर ले आ रहे हैं बड़े खुश हो जाएं, तो यार ऐसे इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। कोई भी चीज यदि पढ़ रहे, कोई भी चीज हो यार, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो। और इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब आप चीजों को समझो, ठीक, आप चीजों को विजुअलाइज करो, तब यार आप लोग डूब जाओगे उस चीज में। ठीक, तो चलिए यार एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया तुम्हारे पास, मान लिया वाटर हम लिए हुए 90 ग्राम वाटर लिए हुए। कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, calculate number of water molecules present in 90 gram of it। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताना है प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ इट। मतलब हमारे पास वाटर कितना है, 90 ग्राम है, उस 90 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर की, वो निकालना है। समझ रहे हो सवाल का मतलब क्या है। मान ले यार हमारे पास ये ग्लास है,
ठीक, इस ग्लास में हमने पानी डाल दिया और इस पानी का वेट 90 ग्राम है। अब इस 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है वो मैं निकालने जा रहा हूं। समझ रहे हो ना मैं क्या निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जरा सोचो यार, हमें मॉलिक्यूल दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन हमें वो चीज दिख नहीं रहा। लेकिन साइंस इतना आगे जा चुका है कि जो चीज हमें दिख नहीं रहा वो चीज भी हम कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो मैं भी बता सकता। चलिए यार देखते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। पहले तो यार तुम लोग खुद से कोशिश करके बता कितने आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। 90 ग्राम है, सबसे पहले 90 ग्राम के लिए क्या करेंगे? 90/80 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करना है ना। इससे मोल्स आ जाएगा। मोल्स कितना आ गया? 5। यदि मोल्स 5 आ गया, हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? पी का वैल्यू। क्या होता है? पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो n = P/n। अब देखो यार हम लोग n निकाल लिए। n का वैल्यू कितना है? 5। p का वैल्यू कितना? नहीं पता। na का वैल्यू कितना? 6 × 10⁻23। तो इस तरह से हम लोग p का वैल्यू बता सकते हैं। 5 × 6 कितना हो गया? 30 × 10⁻23। ये 30 है। तो इस तरह से हमारा जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा उस 90 ग्राम वाटर सैंपल में, तो वो आ जाएगा 30 × 10⁻23। समझ रहे हो ना कितना लार्ज नंबर है? 30 × 10⁻23। तो इतना लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केवल उस 90 ग्राम में प्रेजेंट होगा। बहुत बार आपको सवाल 1-2 मिल जाएगा यार, किसी एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप का 1 ml है, उस 1 ml में कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो सवाल अब आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है ना। मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे। आपको यदि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो यार ऑलरेडी एक वीडियो हमारा चल रहा है, तो आप लोग वहाँ मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना। तो अभी मैं केवल बेसिक्स जितने काम का है ना सॉल्यूशन चैप्टर में वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा हम फास्ट भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देखो यार हम हर चीज़ को टच कर रहे हैं। कोई भी चीज़, हर तरह के प्रॉब्लम जो जो आ सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ अपने तरफ से। हाँ, एक चीज़ और देख लिया, यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरह का प्रॉब्लम को मैं और शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोगों को ये फार्मूला देखो कैसे सॉल्व कर सकता है। n = क्या है? W/m। एक और फार्मूला क्या बताया? n = P/n है। और एक और n = क्या है? V वॉल्यूम ऑफ लीटर, बट वॉल्यूम लीटर अपॉन 22.4। मोल्स निकालने के लिए 3 फार्मूला है। तो यहाँ से मैं क्या तीनों मोल्स को आपस में इक्वेट नहीं कर सकता? W/m = P/na = वॉल्यूम लीटर अपॉन 22. कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना इक्वेट तीनों को, क्योंकि तीनों मोल्स ही है। तो इस तरह से ये फार्मूला भी लगा के हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। मतलब कहीं आपको वेट दे दिया गया, आपको नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स पूछ दिया जाए, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे। यदि बहुत बार ऐसा हो कि एटम्स दे दिया और आपको वॉल्यूम पूछ दिया जाए एट एसटीपी, ध्यान देना यार, ये वॉल्यूम जो है कब के लिए है? एसटीपी कंडीशन के लिए। तो यदि मान लो नंबर ऑफ एटम्स दिया है, वॉल्यूम निकालना तो निकल जाएगा हमारा। वॉल्यूम दिया हुआ वेट निकालना हो तो भी निकल जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करके। तो इस तरह से आप इसमें से किसी भी 2 को इक्वेट करके आप वो वैल्यू डिजाइड, जो भी वैल्यू पूछा जाए वो आप लोग निकाल सकते हो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को यदि करना चाहूँ इसके हेल्प से, देखो कितने आसानी से हो जाएगा। इसमें पहले हमने क्या किया? H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था 90 ग्राम में। तो पहले 90 ग्राम में कितना मोल्स आया? 5 मोल। फिर यदि 5 मोल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? इतना। मैं डायरेक्ट देखो इस वाले फार्मूला से निकालता हूँ। हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब P को निकालना है। और दिया हुआ क्या था? 90 ग्राम वाटर, मतलब W का वैल्यू दिया है। W दिया है, P निकालना है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यार देखो अभी यूं ही एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब बता क्या W का वैल्यू कितना दिया? 90 ग्राम वाटर बाय कैपिटल M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? P का वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताना है। N का वैल्यू कितना? 6 × 10⁻23। ये 18 से कट गया 5 सा, ये इसको इधर पहुंचा तो P = कितना आ जाएगा? 30 × 10⁻23। तो इतना मॉलिक्यूल्स वाटर का आ जाएगा उस 90 ग्राम सैंपल में। मतलब उस जो 90 ग्राम हम वाटर लिए थे उसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से डायरेक्ट भी रिलेट करके बना सकते हो। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट करना आपको नंबर ऑफ, कैलकुलेट वेट ऑफ 18 × 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है?
आपको यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए 18 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ, मतलब आपको इनका वेट कैलकुलेट करना है। तो अगेन देखो यार, ये क्या हमारा होगा, पी का वैल्यू होगा, क्या होगा ये हमारा पी का वैल्यू होगा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू कैलकुलेट करना और पी दिया हुआ है, अगेन फर्स्ट एंड सेकंड को ही आपस में रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड को रिलेट कर देते हैं आपस में, यही आएगा। W का वैल्यू कितना पुट करेंगे वो हमें निकालना है। कैपिटल M क्या हो जाएगा, कैपिटल M H2 गैस है, H2 गैस के लिए M का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे W/2 इक्वल टू P अपॉन Na, P का वैल्यू कितना दिया है, 18 इंटू 10 का पावर 24, और Na तो यार फिक्स होता है, इसके बारे में आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये 6 3 सा, यहाँ पे 23 होता है, ये 1 सा, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर भेज दो और यहाँ पे देखो 1 बच जाएगा। 30 इंटू 2 दैट इज 60 ग्राम। समझ रहे हो, मतलब ये कि यदि आप हाइड्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछ दिया जाए, देखना ध्यान से, यदि हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल का मास पूछ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 60 ग्राम के बराबर होगा। समझ रहे हो, चीजों को विजुअलाइज करो कि आपको इतना हाइड्रोजन, आप जैसे जानना चाहते हो यार हम 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ले तो उसका मास क्या होगा, ये आप जानना चाहते हो। तो चल यार एक क्वेश्चन यूं ही देखो करा देता। अब आप लोग ये वाला मैं नहीं मिटा रहा, मैं क्वेश्चन यहीं पे चेंज करता, खुद से भी आप क्वेश्चन तुम लोग फ्रेम कर सकते हो, इस लायक हो चुके, ठीक। मैं क्या जानना चाहता हूँ, छोड़, हाँ चल, 100 मॉलिक्यूल्स H2 हमारे पास है, उसका मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता, वेट मेजर करना चाहता। तो कैलकुलेट वेट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, H2 गैस के 100 मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा ये मैं कैलकुलेट करना चाहता। तो अगेन W कैलकुलेट करना है, ये जो 100 दिया ये क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, P का वैल्यू दिया, और हाइड्रोजन गैस दे दिया M, मतलब M का वैल्यू दे दिया गया है आपको। तो अब अगेन देखो यार, फर्स्ट एंड सेकंड को रिलेट करके मैं नहीं निकाल सकता W का वैल्यू, कितना आसान हो गया। W हमें निकालना है, वेट ऑफ निकालना है, M का वैल्यू, हाइड्रोजन गैस है तो M का वैल्यू 2 हो जाएगा, वो तो फिक्स ही रहता है। P का वैल्यू कितना, 100 मॉलिक्यूल्स बोला गया है, तो 100 मॉलिक्यूल्स बोला तो P का वैल्यू 100 ले लेंगे, और Na का वैल्यू तो यार फिक्स ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग W का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो ये 2 से कट गया 3 जा, तो ये हो गया 1/3 इंटू 10 का पावर -21। देख रहे हो कितना स्मॉलर वैल्यू है, इतना ग्राम आएगा। तो होना भी चाहिए मात्र, हाँ ओनली 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं H2 गैस का, ओनली 100 मॉलिक्यूल्स। तो यार एक मॉलिक्यूल तो हमें दिख ही नहीं रहा था, 100 मॉलिक्यूल्स भी यार बहुत कम, बहुत छोटा होगा, तो उसका मास देख रहे हो कितना रहा, -21 ग्राम। लेकिन इससे पहले जब हम लोग बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, कितना लिए हुए थे लास्ट में, 10 का पावर 24 में था, तो जब उतना मॉलिक्यूल्स ले रहे थे तो उसका मास ठीक ठाक आ रहा था, 60 ग्राम आ रहा था। लेकिन जब हम लोग ओनली 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे तो मास देख रहे हो कितना कम आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग खुद भी निकाल सकते हो कि किसी सैंपल में हमें मान लिया कोई चीज़ का 50 ग्राम दिया, 100 ग्राम दिया हुआ है, उसमें किसी सब्सटेंस का कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज़, चलो अच्छी बात। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मोल्स पे जो बेस्ट कुछ बेसिक्स जो पार्ट जितना हमें पढ़ना था ना उतना हमारा हो जाएगा। मान ले यार कैलकुलेट वेट ऑफ H2O गैस एट इन 11.2 लीटर ऑफ इट एट STP। ये सवाल है मान लिया आपके पास, हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ H2O गैस निकालना है, ठीक। H2O गैस बोलो या फिर वेपर बोलो, इन 11.2 लीटर ऑफ इट एट STP। अब देखो यार यहाँ पे एट STP लगा दिया है ना, इसका मतलब हम लोग ये V/22.4 वाला वैल्यू फार्मूला यूज कर सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ H2O निकालना है, W निकालना है, 11.2 V लीटर दिया है, किसको किसको यहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को आपस में रिलेट कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। तो इस तरह से यार W/M इक्वल टू क्या हो गया, V इन लीटर अपॉन 22.4। तो इस तरह से बताओ यार W का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं पता। वाटर दिया तो M का वैल्यू कितना ले लेंगे, 18 ले लेंगे। वॉल्यूम इन लीटर कितना लेना है यार, 11.2 लेना है, बाय 22.4 पुट कर दो, ये 1/2 कट के आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, ये 2 से 9 से कट जाएगा। ये सब सॉल्व यार तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है ना, मेरे आंसर को मत देखना तुम लोग। तो इस तरह से W का वैल्यू कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया।
समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग वेट निकाल सकते हैं, मतलब जहां जरूरत पड़े आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको भी रिलेट करके निकालना पड़े तो आप लोग अब निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरह से मोल्स से रिलेटेड जो भी अब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो आपके सॉल्यूशन में काम आने वाला है। ठीक, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो बेसिक्स था ना, जो बेसिक्स आपका जो मोल कॉन्सेप्ट में जो आपको जरूरत पड़ने वाला था वो यही चीज था। इसके बाद जो भी चीज हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से वो हर एक चीज सॉल्यूशन में भी आपका इंक्लूडेड है। जैसे आगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, ये हर चीज आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है और वो बोर्ड में आता है, साथ ही साथ जेईई के एग्जाम में भी आता है। तो इसीलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चीज अब आपको भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब वो कोई भी बच्चा हो यार, जो बच्चा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, अब ये लेक्चर के बाद यदि नहीं आता समझ में यार तो फिर यार आगे बोल देंगे हम यही कि तू लेकर वीडियो मत देखना मेरा, ठीक है ना। इसीलिए अब आप लोग ये चीज नोट कर लो और हर एक चीज को एक बार घर पे जाकर यार रिवाइज कर लेना। मतलब जितना भी छोटा मोटा हम प्रॉब्लम बताएं उसको आप एक बार घर पे जाकर जरूर पढ़ लेना। और साथ ही साथ जो यदि तुम लोग को थोड़ा और मतलब कि डिटेल्स में और अच्छा क्वेश्चन चाहिए तो यार फिर मेरे मोल कॉन्सेप्ट का जो नोट्स है वहां जाके देख लो, उस पर कुछ क्वेश्चन और कर लेना सर। और यदि क्वेश्चन चाहिए होगा, यदि क्वेश्चन कम पड़ रहा होगा तो मेरे से क्वेश्चन मांग लेना, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक, तो चलो यार इसको नोट कर लो। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं।